फ्रॉम SRG एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 से साइंस से बायोलॉजी सीरीज से आर इन्वायरमेंट। इसको हम पढ़ेंगे। इसके चैप्टर का नाम है आर इन्वायरमेंट। तो चलिए देखते हैं आज इस आर इन्वायरमेंट में किस किस टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे इकोसिस्टम एंड व्हाट इज इट्स कंपोनेंट। इकोसिस्टम और इकोसिस्टम का क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फूड चेन्स एंड वेव्स, उसके बाद हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट, उसके बाद ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लेट। ओजोन लेयर क्या है और ये कैसे डिप्लेट होता है। एंड मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, गार्बेज को मैनेज कैसे करते हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मोर वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है इन्वायरमेंट। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंडेड अस, इट मे इंक्लूड लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों उसमें आते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। अब आता है बायोटिक। बायोटिक किसे कहते हैं और एबायोटिक। यहाँ पे दो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखी है क्या, कि बायोटिक किसे कहते हैं और एबायोटिक किसे कहते हैं। तो बायोटिक होता है प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जो लिविंग होता है, जैसे एग्जांपल में आएगा प्लांट एंड एनिमल। और एबायोटिक जो नॉन लिविंग होता है, जैसे कि एयर, वाटर, ईटीसी, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए क्या है, अब है इकोसिस्टम इन इन्वायरमेंट्स affect the life and development of all organism in its natural habitat and vice and versa। ये क्या कहता है, इन्वायरमेंट जो है लाइफ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, हर एक इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट और वाइस वर्सा के लिए इन्वायरमेंट बहुत ही अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट बहुत ही क्या है, आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, पिक्चर में ध्यान दीजिएगा। पिक्चर में जैसे कि ये वाटर है, ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग क्या है, रॉक है, ये इकोसिस्टम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रैबिट आपको दिख रहा होगा, उसका हैबिटेट क्या है, अर्थ पे रहता है। वो अर्थ पे रहने वाला जीव है, तो उसका वो हैबिटेट है। फिर से ये जो वाटर है, आपको ये पॉन्ड दिख रहा होगा, इस पॉन्ड में जो फिशेस होंगी, जिसका हैबिटेट क्या है, वाटर लिविंग वो है, तो वाटर उनका हैबिटेट है। ये नेचुरल वस्तुएं हैं इसमें, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। इसको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे एयर है, इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स नेक्स्ट हमारा आता है। तो देखिए, इकोसिस्टम और उसका कंपोनेंट्स क्या है। All the interacting living organism in an area together with a non-living components from an ecosystem। क्या होता है, इन इकोसिस्टम में एक एरिया होता है। एक एरिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्टिंग रहते हैं, उस चीज़ को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये क्या होता है, एक दायरा होता है। एक दायरा में, एक एरिया में, एक मतलब डिफाइंड एरिया में क्या होता है, नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्टिंग होता है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर में यहाँ पे टेड्सपोल हैं, फ्लाइज है, वाटर वाटर वीड्स है, उसके बाद यहाँ पे क्या, स्नेल्स भी हैं, फिशेस भी हैं, फ्रॉग भी है, ठीक है, यहाँ पे वुड भी है। यानी कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग दोनों है। जैसे कि ये सब टेड्सपोल, फ्रॉग्स, फ्लाइज, फिश, ये सब क्या है, लिविंग है। यहाँ पे वुड दिख रहा है आपको, वो क्या है, नॉन लिविंग है। यहाँ पे सन भी है जो लिविंग है। ये सब क्या है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि इकोसिस्टम का सिंपल सी डिफिनेशन ये है, ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organism and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। क्या कहता है, जो इकोसिस्टम होता है तो वो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में कंपैरिजन करता है। जैसे कि
फिजिकल फैक्टर्स के जैसे कि टेम्परेचर से, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल, ये सब में अलग अलग क्या होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, सब में अलग अलग सबका अफेक्ट होता है, सबका फैक्टर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या टाइप है? इकोसिस्टम के दो टाइप होते हैं, एक मैनमेड इकोसिस्टम और एक नेचुरल इकोसिस्टम। और नेचुरल इकोसिस्टम के दो टाइप होते हैं, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम के भी दो टाइप होते हैं, मरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो चलिए देखते हैं मैन मेड इकोसिस्टम क्या हो सकते हैं और नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे कि जो इंटरेक्टिंग जो मैन ने बनाया है, जैसे कि क्रॉप लैंड, एक्वेरियम। जैसे एक्वेरियम आपका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मैन मेड का। एक्वेरियम एक मनुष्य द्वारा बनाया गया एक इकोसिस्टम है, जिसमें पानी रहता है, मछलियाँ रहती हैं और सारे पेड़ पौधे भी रहते हैं, जो आपस में क्या होते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, उसे मैनमेड कहते हैं। जिसका एग्जांपल हो गया क्रॉपलैंड, एक्वेरियम, ईटीसी वगैरह। जैसे नेचुरल इकोसिस्टम आता है, नेचुरल इकोसिस्टम में दो इकोसिस्टम आते हैं, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक यानी कि जलीय इकोसिस्टम, और एक टेरेस्ट्रियल यानी कि जो भूमंडल वाले होते हैं, जमीन के ऊपर, यानी कि उसको लैंड इकोसिस्टम भी कहा जा सकता है। जिसके एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, डेजर्ट का है और ग्रासलैंड का। ये सभी के अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, ये नहीं कि तीनों एक ही है। यहाँ पे आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया कि फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बताइए, तो उसका अलग इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट का अलग होता है और ग्रासलैंड का अलग होता है। लेकिन ये तीनों किस में आते हैं? टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड इकोसिस्टम में आते हैं। अब देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम के आपको दो क्या होते हैं, टाइप होते हैं, एक मरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम जैसे कि सी और ओशियन का इकोसिस्टम हो गया, जो मरीन इकोसिस्टम कहलाता है। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहलाता है जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, पूल, ये सब के क्या होते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं। तो ये था टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब देखते हैं क्या है। अब है यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने भाग में बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें आता है, फर्स्ट आता है आपका प्रोड्यूसर्स, सेकंड आता है कंज्यूमर्स और थर्ड आता है क्या? डिकम्पोजर्स। थर्ड आता है डिकम्पोजर्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड, सुगर्स एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस। जैसे कि प्रोड्यूसर्स ये होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, स्वयं खाना बनाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स को हम कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए, जैसे कि प्लांट होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, ये होते हैं जो बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रोप। इसको सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रोप को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं, यानी कि वो जो खुद से अपना खाना बना सके, उसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होता है? इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सिस्टेंस। कंज्यूमर डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। देखिए कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर मतलब होता है जो डिपेंड हो, यानी कि वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो अपना फूड सीक्वेंस को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। जो दूसरे पर प्रोड्यूसर पर डिपेंड हो, या वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किसी भी तरह डिपेंड हो, बस डिपेंड हो, उसे कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर अदर्स पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए? अपने फूड रिक्वायर्ड को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि कंज्यूमर यहाँ पे डिपेंड होते हैं। कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? कंज्यूमर होते हैं आपके हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, पैरासाइट और ओमनिवर्स होते हैं। जैसे कि आपको हर्बीवर्स मतलब क्या होता है? हर्बीवर्स जो होते हैं ग्रास ईटर होते हैं। ग्रास ईटर यानी कि बस साग, हरे 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 पत्ते झाड़ ये सब खाते हैं, घास फूस खाते हैं। कार्निवर्स मतलब होता है फ्लैश ईटर्स, यानी कि केवल मांस खाएंगे और कुछ नहीं, जैसे कि लायन, टाइगर। पैरासाइट्स होता है जैसे कि लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है? पैरासाइट होता है कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर से अपना न्यूट्रिशन ले लेगा, लेकिन उसको बिना मारे, मतलब उसको हानि नहीं पहुंचाएगा, उसके शरीर पर बैठेगा, जाएगा और वो अपना भोजन उसके शरीर से ले लेगा, और वो आप उसको किसी को जिससे वो भोजन लेगा उसको किल नहीं करेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। ये पैरासाइट होते हैं। ओमनिवर्स होता है जो फीड ऑन बोथ प्लांट एंड फ्लैश, जो दोनों खाते हैं, जैसे कि क्रो हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब क्या दोनों खाते हैं, यानी कि सर्वाहारी।
ठीक है, ये था कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, फंगी एंड बैक्टीरियाज विच ब्रेक डाउन डिकम्पोजर्स द डेड प्लांट। फंगी और बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डेड प्लांट को ब्रेक डाउन करते हैं, एनिमल को, कम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू द सिंपलर कंपाउंड। दस डिकम्पोजर्स हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्या करते हैं, रोल करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या कि बैक्टीरिया होते हैं और सम फंगी होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट को और एनिमल को, डेड प्लांट और डेड एनिमल को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपलर कंपाउंड में क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। और ये क्या करते हैं, इसीलिए हम डिकम्पोजर्स को क्या कहते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेनिशमेंट करते हैं। और इसको कहा जाता है कि दे हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेनिशमेंट करने के लिए क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, Decomposers feed on the remain of the animals. Decomposers play an important role in the ecosystem. By digesting dead matter, they put nutrients back into the soil, making the available टू प्रोड्यूसर। देखिए डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स मरे हुए एनिमल्स और प्लांट को डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल में फिर से मिक्सडअप कर देते हैं न्यूट्रिशन के द्वारा, जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है, जो प्रोड्यूसर्स उसको लेकर के प्रोड्यूसर्स अपना खाना फिर से बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या होता है, तो फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच ऑन वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। फूड चेन एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म यानी कि कंज्यूमर दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे, इस फिगर में क्या आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में जैसे कि ये तीनों अलग अलग प्रकार के क्या है, फूड चेन है, यानी कि तीनों अलग अलग इकोसिस्टम से आते हैं। जैसे कि ये फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो गया, ये आपका कहाँ का इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो गया, ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक पेड़ को डियर ने खाया, डियर को कौन ईट करेगा, टाइगर ईट करेगा। तो यहाँ से इससे एनर्जी इसमें जा रहा है, ये इससे एनर्जी ले रहा है, यानी कि एक दूसरे के लिए एनर्जी यहाँ पे इसी सीक्वेंस को हम फूड चेन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब देखेंगे ग्रासलैंड कहती है ग्रास है, उसको ग्रास होपर खाएगा, फिर उसको ईट करेगा फ्रॉग को ईट करेगा स्नेक को ईट करेगा ईगल। ऐसे ही ये एक फूड सीक्वेंस है, फूड चेन का सीक्वेंस है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई एक्वेटिक प्लांट है, उसको ईट करेगा स्कॉर्पियन को ईट करेगा फिश को ईट करेगा क्रेन। ये क्या है, ये फूड चेन है। अब जैसे देखेंगे, अब ये क्या है, इसे यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है, ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। यहाँ कह रहा है ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉपिक लेवल। हर एक स्टेप जो फूड चेन का होता है वो उसका ट्रॉपिक लेवल होता है। एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यहीं से टेक प्लेस करता है, कि यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, यानी कि जो खुद खाना अपने आप का बनाते हैं, वो सबसे पहले आते हैं। उसके बाद उसको कौन खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि जो हार्बिवोर्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, जो क्या होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाकर अपना एनर्जी ग्रहण करते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्या है, द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सन एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स जो है वो सन का 1% एनर्जी क्या करते हैं, टेक करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। अपना भोजन बनाने के लिए ग्रीन प्लांट 1% सन एनर्जी का यूज करते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अनडायरेक्शनल इन द फूड चेन। जो फूड चेन में होता है वो अनडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। इसीलिए क्या होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे नेक्स्ट लेवल में जब फूड चेन में आता है तो वो
एनर्जी का अमाउंट होता है वो डिक्रीज होते रहता है। जैसे कि अब ये 10% लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10% लॉ, इससे क्वेश्चन आता है। और आपको मैं बता दूं तो 10 क्लास के साइंस से, बायोलॉजी से 2 चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर ही आता है। पहला है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और सेकंड है ये चैप्टर आर इन्वायरमेंट, जिसमें से 10% लॉ से आपको न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे। तो हाँ, बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये 10% लॉ क्या कहता है? द एनर्जी अवेलेबल टू ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। ये कहता है जो प्रीवियस लेवल होता है, यानी कि सबसे नीचे वाले लेवल को से उससे कम 10% कम होते जाता है। जैसे ही ऊपर बढ़ते जाइएगा 10% कम होते रहेगा। जैसे कि इस फिगर के हिसाब से हम समझते हैं, यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहता है, ये जो एनर्जी फ्लो करता है ये नीचे से अपर की तरफ करता है, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। यहाँ प्रोड्यूसर्स को देखिए 1000 किलो जूल एनर्जी है। उसके बाद जब प्राइमरी जब इसको ईट किया प्राइमरी कंज्यूमर, तो उसके पास कितना एनर्जी जाएगा, तो उसका 10% ही आगे जाएगा, यानी कि 1000 का 10% 100 की होती है, 100 किलो जूल ऊपर चला गया। फिर उसका 10% जाएगा उसके ऊपर, फिर उसका 10% जाएगा उसके ऊपर। यानी कि यहाँ पे आपको कहने का 10% लॉ यही कहता है कि जो ट्रॉपिक लेवल होता है, जो प्रीवियस लेवल से जो ट्रैफिक लेवल उसका सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल होता है, वो 10% डिक्रीज होता है, यानी ट्रॉपिक लेवल नीचे से ऊपर चलता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है फूड वेव। अब फूड वेव क्या कहता है? फूड चेन हमने पढ़ा, ये फूड वेव है। फूड वेव क्या कहता है? फूड वेव कहता है द फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड, food chain are interconnected with each other forming a wave like pattern which is known as food wave। एक फूड चेन ही होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से, जैसे कि लगे कि वेब बना है, वेब की तरह पैटर्न बनाता है, उसे हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इन अ फूड वेव वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन। क्या होता है, एक फूड वेव में एक ऑर्गेनिज्म एक से अधिक फूड चेन में ऑक्यूपाई करता है, यानी कि एक से अधिक फूड चेन में वो लाई करता है। एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड इट इन टर्न मे बी ईटन अप बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कहता है यहाँ पे कि ये जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो जरूरी नहीं, यहाँ पे डिफरेंट सोर्स पे क्या करता है, मूव करते रहता है, और डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म को ईटन अप करता है। जैसे कि फूड चेन में क्या था, एक चेन था, यानी ग्रास को, ट्री को डियर ने खाया, डियर प्लांट को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया, यही था। बट इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, इस फिगर के हिसाब से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, ये एक्वेटिक प्लांट है, उसको किसी ने स्मॉल फिश ने खाया, उसके बाद उसको ईटन अप किया किसने, बिग फिश ने, बिग फिश को किया क्रेन ने, फिर क्रेन को टाइगर ने कर दिया। फिर देखिए फिर दूसरे चैन में आया किसमें, ट्री को, ट्री से कौन खाया, ये जैकल, जैकल को खाया टाइगर ने। यानी कि ये एक चीज़ नहीं, एक ही ऑर्गेनिज्म दो, मतलब एक से कई ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे टाइगर है, टाइगर एक्वेटिक में भी आ गया, फिर यहाँ पे फॉरेस्ट में भी आ गया, फिर यहाँ देखिए ये ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड को देखिए कितने खान, इस ग्रास को देखिए किसने कितने ईटन अप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इधर ये रैट है, फिर से इधर स्नैक्स रैट को कर रहे हैं, फिर से इधर कैट भी रैट को कर रही है, पिकॉक क्या कर रहा है, स्नेक को कर रहा है, वल्चर भी स्नेक को इट कर रहा है। यानी कि ये एक वेब बना होता है, उसी को हम फूड वेब कहते हैं। यानी कि फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, उसे हम देखते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, उसे हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो चेंज इन इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर activities change the environment around us. This is led the slow degradation of environment that arouse many environmental problem। क्या होता है, जो चेंज ऑफ इन्वायरमेंटल हो रहा है, इफेक्ट क्या कर रहा है हमारे आवर एक्टिविटीज में, क्या चेंज ला रहा है कि जो स्लोली डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरमेंटल का, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल क्या, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन जो हो रहा है, वो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, और इसमें वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है। तो देखते हैं डिस्पोजल, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन यानी O3, यानी कि जब O2 ऑक्सीजन
O2 प्लस O तब जाके मिलके बना O3। तो ये जो O3 है इसे ओजोन कहते हैं। तो इसका जो डिप्लीशन हो रहा है कैसे है, ओजोन यानी O3 इज लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच इज अ पार्ट ऑफ आवर एटमोस्फेयर फ्रॉम 12 किलोमीटर to 15 kilometer above sea level. Ozone is deadly poisonous and the ground level ozone layer is a protective blanket around earth which absorb most of the harmful UV rays radiation of the sun। देखिए ओजोन लेयर क्या है, ये एक लार्जली फाउंड है स्ट्रेटोस्फीयर में, बहुत ज़्यादा एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है जो कि 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबव सी लेवल से अबव है। और ये क्या करता है, बहुत ही खतरनाक है, पॉइजनस है, जहरीला है। जब ये ग्राउंड लेवल पे आए, ग्राउंड लेवल पे अगर इसको ला दिया जाए तो ये बहुत ही क्या है, पॉइजनस है। लेकिन ये क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम करता है जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में है। किससे, हार्मफुल यूवी रेडियस है, रेडिएशन से, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आता है उससे हमें बचाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ओजोन इज द फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओजोन कैसे हमें मिलता है, ये ऐसे फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उससे हमें प्राप्त होता है। जैसे कि O2 होता है, O2 जब यूवी रेज के अंदर, यूवी रेज के प्रेजेंट में O2 जब क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है O प्लस O में, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, यूवी के प्रेजेंट में O प्लस O हो जाता है। और जब इसी O को इसी किसी मतलब इसी O, एक O फिर जाकर के यहाँ पे O2 से मिलता है तो ये बन जाता है O3, यानी कि ओजोन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन एंटार्क्टिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985 एंड वाज टर्म्ड इन ओजोन होल। जो ओजोन लेयर का डिक्लाइन होना शुरू किया एंटार्क्टिका में, वो पहली बार ऑब्जर्व किया गया कब, तो 1985 में ऑब्जर्व किया गया कि वो क्या हुआ है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, उसका थिकनेस जो हो रहा है वो थिकनेस हो गया, मतलब ओजोन लेयर थिकनेस कर हो गया, यानी कि पतला हो गया है, इसीलिए उसको ओजोन होल कहा जाता है। हालांकि वो ओजोन होल होता नहीं है, ओजोन वहाँ से थिक हो जाता है, थिकनेस जो होता है उसका कम हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है। रीजन क्या है, रीजन फॉर डिप्लीशन क्या है, एक्सेसिव यूज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एक्सेसिव यूज करना, किस लिए सिंथेटिक केमिकल यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए, फायर एक्सटिंग्विशन के लिए। इसी के कारण क्या हो रहा है, हमारा डिप्लीशन हो रहा है ओजोन का एटमॉस्फेयर में। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीड इन द forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 1987 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक क्या है, एक संस्था है UNEP, जो एग्रीमेंट एक बनाया था कि फ्रीज को CFC प्रोडक्शन जो 1986 में बनाया था CFC, उसको अभी क्या किया जाए, CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाया जाए, ये पूरे वर्ल्ड में। ये किसने किया था, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि ओजोन को डिप्लीट होने से बचाया जा सके। अब क्या है, गार्बेज डिस्पोजल को देखेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन demand of consumer goods have created a major problem in the form of waste garbage accumulation and its disposal, especially in urban area। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, राइज ऑफ डिमांड है, कंज्यूमर हो रहा है तो डिमांड तो होगा ही। डिमांड होने के कारण जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ है, अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण इंडस्ट्री बहुत सारे हैं जिससे वेस्ट निकले, गार्बेज बने, वो एक्यूमुलेशन हुए, और उसके बाद क्या हुआ है, डिस्पोजल होना स्टार्ट हो गए। और वहाँ पे क्या, अर्बन एरियाज़ में गार्बेज की तो कहीं कहीं देखिएगा आप, गार्बेज के क्या होता है, माउंटेनियस गार्बेज होते हैं। द डिफरेंट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कॉमनली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि बहुत सारे मेथड्स हैं सॉलिड्स को वेस्ट डिस्पोजल को कॉमनली यूज करने के लिए, बट यहाँ पे क्या होता है, नहीं होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या होता है, गार्बेज होते रहते, गार्बेज को फैलाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मुझसे पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें।